इन्हें बदलना इंसान के बस से बाहर होता है। ये वाकई हमारी बदकिस्मती है कि भारत की सरजमीन पर खेली जाने वाली खून की होली का दाग भारतीयों की पेशानी को आलूदा करने के बजाय हमारे दामन को दागदार करता हुआ नजर आ रहा है। नियाजान अपना पूरा नजरिया तहरीरी शक्ल में लेकर आया है। अव्वल खान की आवाज ताज्जुब अमेज थी। ये जान का कमाल नहीं है। जलाल बता चुका है कि वो रिपोर्ट फेयरफैक्स के इलाके में बैठे हुए अमरीकी ओहदेदारों ने सुनी सुनाई बातों की मदद से मुरतब की है। फिर भी उनकी कोशिश काबिल तारीफ है। जाय वारदात से हजारों मील दूर बैठकर इतनी सही राय कायम करना आसान काम नहीं है। अभी तुम खुद कह चुके हो कि उस कामयाबी में अमरीकियों की सलाहियतों से ज्यादा मेरी बेहतियाती का दखल है। अव्वल खान बेसाख्ता हंस पड़ा, फिर बोला, सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि तुम सुनी हुई हर बात याद रखते हो। यह बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो? जान की तहकीकात को रोकना जरूरी हो गया है, मैंने संजीदगी से कहा। उसकी कामयाबी से हमारे दुश्मनों के हौसले बढ़ जाएंगे। उसके काम में रोड़े अटकाना आसान है, मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान में अब किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी फैसले की वजह से हम जान स्मिथ से दूर रहे थे। इसकी मौत अगर उसे धकेल कर दिल्ली ना ले जाती तो वह आज भी जिंदा होता। जान ऐश कोफ भी दिल्ली जा रहा है। मजबूरी यह है कि हम वहां से वापस आ चुके हैं और आईबी के एजेंट किसी कीमत पर इस पर हाथ नहीं डालेंगे, मैंने मुतासफाना लहजा में कहा। रीना अजीत राय दिल्ली में तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द और दोस्त थी, क्या तुम मुझसे कोई काम नहीं ले सकते? वो बेखबरी में मेरी आलाकार बनी हुई थी। उसे मेरे ऊपर शुबा भी हो जाता तो वो हरगिज मेरे करीब ना आती, और अब तक तो वो बेचारी भी अताब में आ चुकी होगी। वो दिलकश और जवान जरूर है, मगर जज्बाती लड़की है। मेरे एक जरा से एहसान से मगलूब होकर मेरी हमदर्द, गम गुसार और राजदार बन गई थी। राह के 12 दीदा भेड़ियों ने उसे भारत माता पर डैनी के जुल्मों सितम की अंदरनाक कहानियां सुनानी शुरू कर दी तो वो रो रो कर सब कुछ उगलती चली जाएगी और फिर अपनी चमड़ी उधड़वा लेगी। मेरी ख्वाहिश है कि जान के खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए। मैंने उसकी बात दरमियान ही से उचक ली और कहा, यह तुम इसलिए कह रहे हो कि आज के इजलास में STF शरीक नहीं थी, इसलिए तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं। इससे पहले कि हमारे हाथ भी बन जाएं, हमें कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए। उसने मेरे तबसरे का बुरा बनाए बगैर जवाब दिया। मेरे ज़हन में कुछ खिचड़ी सी पक रही है, मगर मुश्किल यह है कि मैं इसे नहीं पहचानता। मैंने उसे कहीं मिलने के लिए आमादा कर लिया और उसने अपनी जगह किसी और अमरीकी बंदर को भेज दिया तो मैं धोखा खा जाऊंगा। मैंने कुछ सोचते हुए अपनी मजबूरी का इजहार किया। वो CIA का बहुत पुराना अफसर है और तरक्की करते करते इस मकाम पर पहुंचा है। वो अफगानिस्तान पर रूसियों की यलगार के ज़माने में पाकिस्तान आता जाता रहता था और काफ़ी अरसे पेशावर में मुकीम रहा था। मैंने उसे देखा हुआ है, पहली नज़र में उसे पहचान लूंगा। शायद इसीलिए मीटिंग में शरीक होने वाले पाकिस्तानी अफसरों से उसकी बेतकल्लुफाना जान पहचान थी। मुझे हैरत है कि जलाल ने उसके पाकिस्तान में पिछले क़याम का कोई जिक्र नहीं किया। उसके पास वक्त कम था और सर पर ज्यादा मसाइल सवार थे। भूल क्या होगा? पेशावर में जान क्या करता रहा था, मैंने पूछा। अफगानिस्तान में दर पर्दा कई अमरीकी एजेंसियां अफगानियों की दिल खोल कर मदद कर रही थी। इन्हें हथियार, गोला बारूद और रसद फराम की जा रही थी। बाहर से आने वाले अरब और दूसरे एशियाई मुजाहिदीन की हौसला अफजाई की जा रही थी और पहाड़ों में मौजूद कुदरती सुरंगों के जाल को ऐसे नाकाबिले शिकस्त बंकर्स वगैरह में तब्दील किया जा रहा था जहां मैसूर होकर लंबी मुद्दत तक रूसियों का मुकाबला किया जा सके। इन सरगर्मियों के लिए सरमाया दरकार था। CIA के फंड से जान तकसीम करता था, फिर तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बड़ी हद तक वाकिफ होगा। मैंने राय जनी की, यकीनन वाकिफ है, इसलिए उसको पाकिस्तान भेजा गया होगा। अजनबी चेहरों के मुकाबले में शनासा अफसर ज्यादा सहूलत से काम कर लेते हैं। जलाल ने यह बात खास तौर पर बताई थी कि आज के इजलास की फिजा शुरू से आखिर तक दोस्ताना थी। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। अभी थोड़ी देर में सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये बताओ कि इस वक्त जान कहाँ हो सकता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इस वक्त अमरीकी कौंसल खाने में हो, वहाँ आमतौर पर देर तक काम होता है। जलाल भी कह रहा था कि उसे कंप्यूटर पर अपने हेड ऑफिस से राब्ता करना है। कौंसल खाने में सारी सहूलतें दस्तयाब होंगी। ये तो बताओ कि तुम करना क्या चाह रहे हो? फिलहाल उसे फोन करने का इरादा है। CSD की मौजूदगी में मैं खुलकर उससे बात कर सकूंगा। क्या बात करोगे? अव्वल खान ने सोफे पर बेचैनी से पहलू बदलकर पूछा। इसका इन्हिसार उसके मूड और रवैये पर है। पहली बात यह है कि वो फोन पर आ जाए, तो फिर कौंसल खाने ही से इब्तिदा करो। इस वक्त तुम्हारे तीनों साथी भी यहाँ से टले हुए हैं। वीराब जरा भी शर्म हो गई है। किसी भी लम्हे अपने गिलास समेत नागहानी टपक पड़ेगी। वो गलत वक्त पर आ गई तो उसके मुदाखले से सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसे देख लो, हो सकता है कि वो अपने शुगल में मगन हो। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए ख्याल जाहिर किया। मैं ड्राइंग रूम से उठ गया। सुल्तान शाह गजाला के साथ अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। वो दोनों जोशो खरोश से बातों में मसरूफ थे
आओ तुम भी आ जाओ। मालूम होता है कि तुम्हारे और अव्वल खान के राजों ने आज खत्म हो गए हैं। दरवाजे पर मेरी झलक देखते ही सुल्तान शाह धीमी आवाज में चहका ताकि इसकी आवाज अव्वल खान के कानों तक न पहुंच सके। इस वक्त गजाला मुझे बेला सिंह के बारे में बता रही है। तुमने बहुत संग दिली से उस बेचारी का दिल तोड़ा है। तुम गजाला से दिली की हकायतें सुनते रहो, अभी मैं मसरूफ हूँ और मजीद कुछ देर के लिए तखलिया चाहता हूँ। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, बातों में मजा आ रहा है। जब तक खुद नहीं बुलाओगे हम दोनों में से कोई तुम्हारी और अव्वल खान की खलवत में मुखल नहीं होगा। वेरी गुड। मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा, तुम दोनों ही सादतमंद बच्चे हो। इन्हें निमटाकर मैं वीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका दरवाजा बंद था और अंदर फैली हुई मशरकी मौसीकी का धीमा धीमा आहंग बाहर राहदारी में भी सुनाई दे रहा था। इसमें यह खास खूबी थी कि वो मैनोशी का शुगल शुरू करने से पहले अपने दरवाजे का पट बंद कर लेती थी। मैंने लहजा भर तवक्कुफ के बाद बंद दरवाजे पर दस्तक दी। वीरा ने यह जाने बगैर के दरवाजे पर कौन है अंदर से कम इनकी हाँक लगा दी। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा अंदर से मुकफ्फल या बोलट नहीं था। जरा से दबाव से अंदर खुलता चला गया। वीरा खासे बेहजाबाना बल्कि इश्तियाल अंगेज लिबास में अपनी मसैरी पर अस्काच का गिलास लिए नीम दराज थी और नीची आवाज में केस्ट प्लेयर चल रहा था। अपने दरवाजे पर मुझे देखकर वीरा का चेहरा खिल उठा और गिलास मेरी तरफ बुलंद करके बोली, आज मेरा दिल गवाही दे रहा था कि तुम अपने वादे का पास करोगे और अपना कुछ वक्त मेरे साथ जरूर गुजारोगे। देख लो, आज मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये शानदार कपड़े पहने हैं। मैं तुमसे कुछ देर की इजाजत लेने आया था। मैंने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मजीद 10-15 मिनट के लिए अव्वल खान के साथ मसरूफ हूँ। इससे निमट कर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं इंतजार कर लूंगी। उसने खुशी से मेरी मुआज़त कबूल कर ली। तुम इत्मीनान से उससे बात खत्म कर लो। इन कपड़ों में अपने कमरे से बाहर ना निकल आना। मैंने बिलवास्ता तौर पर उसकी तरफ से अदमे मुदाखलत की यकीन दहानी चाही। तमाशा बन जाओगी। तुम फिक्र न करो, पाकिस्तान में इतनी मुद्दत गुजार कर अब मुझे भी अपने बदन की कदर कीमत का अंदाजा हो गया है। मैं एक लड़की हूं और किसी लड़की को गैर ज़रूरी तौर पर अपने बदन की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। ये अमेरिका और मगरिब का गंदा दस्तूर है कि वहां मर्द मस्तूर रहते हैं और औरतें खुली फिरती हैं। कभी कभी तुम वाकई दानश्वर भी हो जाती हो। बस मैं जरा सी देर में आता हूँ। मैंने उसकी तरफ हाथ लहराया और दरवाजा बंद करके वापस ड्राइंग रूम की तरफ हो लिया। ड्राइंग रूम में अव्वल खान के सामने कराची की टेलीफोन डायरेक्टरी की पहली जिल्द रखी हुई थी। इसने डायरेक्टरी से अमेरिकी कौंसल खाने के फोन नंबर नोट कर लिए थे। मैंने घर पहुंचने के बाद CSD को पहली फुर्सत में फोन लाइन से जोड़ दिया था। मैंने ड्राइंग रूम में मौजूद इंस्ट्रूमेंट संभाला और एक बराह रास्त नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। दफ्तरी औकात खत्म हो जाने की वजह से इस वक्त टेलीफोन के स्विच बोर्ड से जवाब मिलने की कोई तवक्का नहीं थी। 5वीं घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से जवाब देने की रिकॉर्डिंग मशीन चल पड़ी। वो खालिस अमरीकी लबो लहजे में रिकॉर्ड किया हुआ एक निस्वानी मुआज़रती पैगाम था जिसके आखिर में मुखातिब से अपना नाम और पता छोड़ने की दरख्वास्त की गई थी। मैंने पूरा पैगाम सुनकर फोन बंद कर दिया। दूसरे नंबर से फौरी तौर पर जवाब मिल गया। पिछला नंबर मिलाते हुए मैं ये फैसला कर चुका था कि राब्ता कायम हो जाने पर अरबी लबो लहजे में अंग्रेजी बोलूंगा। मकामी आवाज को शायद ज्यादा अहमियत न दी जाती। अमरीकी या किसी यूरोपीय लहजे की नकल मेरे लिए दुश्वार होती क्योंकि मेरा गुफ्तगू को तूल देने का इरादा था। मैं अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ। मुझे मिस्टर जान एशकोफ से बात करनी है। मैंने रवानी से कहा। यह जान का नंबर नहीं है और दफ्तर का वक्त खत्म हो चुका है। खुश्क अमरीकी लहजे में जवाब दिया गया। उसने यह नहीं कहा था कि वो जान को नहीं जानता या वो दफ्तर में नहीं है। मैंने इसरार किया, बात बहुत ज़रूरी है। मैं माजरत खा हूँ कि मैंने तुम्हें ज़हमत दी। हो सके तो इससे मेरी बात करा दो। मैंने 2 बातें बताई हैं। ये जान का नंबर नहीं है और दफ्तर 5 बजे बंद हो चुका है। मेरे सिवा बेशतर लोग जा चुके हैं। फिर जान से कहाँ राब्ता हो सकेगा। मैंने किसी कामयाबी की उम्मीद में सवालात का सिलसिला जारी रखा। मैं इस नाम के किसी मुलाजिम से वाकिफ नहीं हूँ। यह कहकर फोन बंद कर दिया गया। मैंने गहरा सांस लेकर रिसीवर को घूरा, क्रेडल दबाकर लाइन मुनक़ता की और नंबर रिडायल करने वाला बटन दबा दिया। हेलो। इस मरतबा बनाई हुई आवाज कुत्ते की गुराज से मुशाबा थी। मुझे मालूम है कि जान एशकोफ तुम्हारे दफ्तर में मुलाजिम नहीं। इस बार मैंने किसी तमहीद के बगैर खुशामदाना लहजे में अपनी बात शुरू कर दी। मुझे बताया गया था कि वो आज शाम इस्तांबुल से कराची पहुंचेगा और मेरा नाम सुनकर मुझसे बात करने पर जरूर आमादा हो जाएगा। तुम्हें उससे क्या काम है? इस बार मेरे मुखातिब ने कोई 2 टोक जवाब नहीं दिया था। यह मैं किसी को नहीं बता सकता। मैंने लजाई हुई आवाज में कहा। यह समझ लो कि जान उसी सिलसिले में यहाँ आया है। मैं उसका काम आसान कर सकता था। वो कौंसल खाने का कोई बाखबर मुलाजिम था। मेरे आखिरी तबसरों में पनहा इशारे को बिला तामुल भाप गया कि मैं डैनी या मजर खान के सिलसिले में कोई बात जान तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो रहा था क्योंकि जान सिर्फ इन दोनों की तलाश में कराची आया था। अपना फोन नंबर लिखवा दो, जान चाहेगा तो तुमसे राब्ता कर लेगा। उसने हदायत थी। मैं एक छोटे होटल में ठहरा हुआ हूँ।
वहां सिर्फ काउंटर पर एक फोन है जिस पर राजदारी से बात नहीं हो सकती। मैं वैसे भी एक कोचा गर्द सैलानी हूं। अगर जान ने फोन किया और मैं होटल में मौजूद न हुआ तो मेरा और उसका भारी नुकसान हो जाएगा। इस वक्त भी मैं एक पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तीसरी बार फोन करके मेरा वक्त बर्बाद न करना। उसने दोबारा फोन बंद कर दिया। मैंने जल्लाकर रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। इस अमरीकी का रवैया सरासर सर्दमहरी और बेएतनाई पर मबनी था, मगर उसने जो गुफ्तगू की थी वो बेमानी नहीं थी। अगर जान इस वक्त कौंसल खाने में मौजूद होता तो शायद वो इससे मेरी बात करा देता। मेरे फोन नंबर पर उसके इसरार से यह अंदाजा हो रहा था कि जान वहां मौजूद नहीं था। अव्वल खान की यह बात करीने की आस नहीं थी कि जान को महज फोन या कंप्यूटर की वजह से कौंसल खाने में बैठना होगा। वो सहूलतें औस दर्जे के बिस्तर घरों में भी पाई जाती थी। जान के आर्जी कयाम गाह में इनका फुकदान नहीं हो सकता था। अब जान को शहर में कहां ढूंढा जाए? अव्वल खान ने फिक्रमंदी से कहा। क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके की बहुत सी इमारतें अमरीकियों के जेर तसर्रुफ हैं। मेरे ज़हन में एक ख्याल कूदे की तरह लपका। वो इस वक्त दिल्ली जाने के इरादे से आर्जी तौर पर कराची आया था, लेकिन उसने मुश्तरका इजलास में इस अज़म का इजहार किया था कि दिल्ली से वापसी पर वो कराची में तवील क़याम करेगा ताकि डैनी के फितने का सद्देबाब कर सके। हमारा साबका तजर्बा इस बात का गवाह था कि अमेरिका से आने वाले अफसरों के लिए नए मकान हासिल करने के बजाय उन महफूज घरों के इस्तेमाल में तसलसल को अव्वलियत दी जाती थी जो पहले से किसी और अमरीकी के इस्तेमाल में रहे हों। ओब्रायन डिसेंट मारा गया था तो चंद रोज बाद जॉन स्मिथ को उसका जानशीं बनाया गया था और वो उसी फ्लैट में मुकीम था जहां ओब्रायन रहता था। जॉन स्मिथ की मौत के बाद वो फ्लैट खाली हो चुका था। जॉन नेचकोफ अगर उसकी जगह लेने का इरादा रखता था तो इसके लिए जॉन स्मिथ के सजे सजाए फ्लैट से बेहतर कयामगाह का मिलना मुश्किल था। वहां कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अव्वल खान ने मेरे इस ख्याल से वाकिफ होने के बाद कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। इस मकान का नंबर मुझे जुबानी याद था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेकर वो नंबर मिला लिया। दूसरी घंटी बजने के बाद क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ राब्ता कायम हुआ, लेकिन लाइन फौरन ड्रॉप हो गई और मेरे कान में दोबारा फोन की डायल टून गूंजने लगी। किसी ने फोन उठाया था, लेकिन बात होने से पहले लाइन कट गई। मैंने अव्वल खान की मुस्तफसराना नजरों के जवाब में बताया, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। तुम्हारा यह अंदाजा दुरुस्त है कि वो फ्लैट गैर आबाद नहीं है। खुदा करे जान ही वहां मौजूद हो। अव्वल खान की आंखें चमकने लगी। मेरे दूसरे तजर्बे का अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं था। लाइन मिली और फौरी तौर पर कट गई। इस बार मैं चौकन्ना था। मैंने अपने बेडरूम में वाज़ेह तौर पर CSD के बुजुर्ग की आवाज सुनी थी। इस वक्त मैं एक मुश्किल से गुजर रहा था, इसलिए मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैं चंद सानियों तक रिसीवर अपने कान से लगाए डायल टून सुनता रहा। फिर बात समझ में आ गई। मेरे रिसीवर पर डायल टून लौटने का मतलब था कि जान की तरफ कोई गड़बड़ नहीं थी। सिलसिला मिलते ही CSD अपना काम दिखा रही थी। उसके फाल होने का राज मुझे जलाल की जुबानी मालूम हो चुका था। उसने इजलास में जॉन स्मिथ के फोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर्स का जिक्र किया था, जिस पर वीरा की धमकी आमेज कॉल्स रिकॉर्ड कर ली गई थी। शायद वीरा के पहले फोन के बाद जॉन ने वो बंदोबस्त किया था कि रिसीवर उठाते ही टेप रिकॉर्डर भी चल पड़े और दोनों तरफ की आवाजें मकनातीसी फीते पर महफूज हो जाएं। इस सूरत में एक नंबर पर बैक वक्त 2 कनेक्शन मिल जाते थे। रिसीवर और टेप रिकॉर्डर के एक साथ फाल होने पर CSD खतरे की घंटी बजाकर लाइन काट रही थी। मुझे तीसरी बार रिसीवर उठाते देखकर अव्वल खान बोला, बार बार वक्त क्यों खराब कर रहे हो? ये 2 मरतबा क्या गड़बड़ हुई है? अव्वल खान मेरा काबिल एतमाद शरीक कार था। हर कार्रवाई के बारे में उसका इत्मीनान भी जरूरी था। मैंने उसे अपने ज़हनी तजरिये में शरीक कर लिया। बाज़-औक़ात तुम्हारी जहानत कमाल करती है। ये बारीक नुक्ता मेरे जहन में नहीं आ सकता था, उसने कहा। बस मुझे याद आ गया कि इजलास में जॉन स्मिथ के फोन से जुड़े हुए टेप रिकॉर्डर्स का जिक्र आया था, वरना मैं भी उलझा रहता कि ये क्या खेल हो रहा है। बात वाज़ेह हो गई है तो अब नंबर मिलाने से पहले CSD ऑफ कर दो ताकि तीसरी मरतबा लाइन ड्रॉप न हो, उसने मशवरा दिया। ला हौला वला कुव्वत। मैंने खिफत अमेज मुस्कुराहट के साथ रिसीवर क्रैडल पर रखा और अपनी जगह छोड़ दी। मसला हल हो गया था, इसलिए दिमाग फिर कुंद हो गया। मैंने अपने बेडरूम में जाकर CSD को ऑफ किया और दोबारा अव्वल खान के पास लौट आया। कॉल रिकॉर्ड होगी, क्या यह बेहतरीन नहीं होगा कि तुम यहाँ के बजाय बाहर के किसी बूथ से बात करो? अव्वल खान ने सोच समझ कर मशवरा दिया। गुफ्तगू जरूर रिकॉर्ड होगी, मगर जान को हमारे नंबर का इल्म नहीं हो सकेगा, मैंने कहा, क्योंकि इन दिनों CLI की सहूलत राइज नहीं हुई थी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी दुनिया से बहुत आगे है। हो सकता है कि उन्होंने इसका भी कोई बंदोबस्त कर लिया हो। एहतियात हर हाल में बेहतर होती है। और फिर बाहर ही चलते हैं। मैंने उसे बहस करने की बजाय उसकी तजवीज़ मान ली। अव्वल खान की गाड़ी घर से बाहर खड़ी हुई थी। हम उसमें करीबी बाजार की तरफ चल दिए। पहला फोन बूथ नजर आते ही अव्वल खान ने गाड़ी रोक दी और मेरे साथ नीचे उतर आया।
अब ये न कह देना कि हमें गुलशन इकबाल के बजाय किसी और इलाके का फोन बूथ इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा और फिर उसकी बेसाख्ता हंसी में शरीक हो गया। बूथ में दाखिल होकर मैंने दिल की तेज धड़कनों के साथ चांद का नंबर मिलाया। पहली घंटी खत्म होने से पहले ही उजलत में रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में एक मर्दाना हाय गूंज उठी। वो खालिस अमरीकी तर्ज की हेलो थी। मुझे खुशी हुई कि मेरी और अव्वल खान की मुश्तरका जिद्दोजहद रायगा नहीं गई थी। हम अपने मतलूबा आदमी से राब्ता करने में कामयाब हो गए थे। रिसीवर पर अमरीकी लबलहजे में एक मर्दाना आवाज सुनकर मेरे जहन में जो हैजान बरपा हुआ था वो बस चंद लम्हों के लिए बरकरार रहा, फिर मैं उलझ गया। मैं जज्बात की रवानी में जान एशकोफ से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया था, मगर मैंने ये फैसला नहीं किया था कि मैं उससे किस हैसियत में बात करूंगा। मैंने कौंसल खाने में जान की मौजूदगी का खोज लगाने के लिए अब्दुल माजिद का नाम इस्तेमाल किया था और अंग्रेजी बोलते हुए अरबी लहजा इख्तियार करने की कोशिश की थी। लम्हा भर के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने किरदार का वही तसलसल बरकरार रखूं। जान जिस वक्त अपने दफ्तर से रजू करता तो उसे वहां से बताया जाता कि किसी अब्दुल माजिद ने अपना कोई फोन नंबर छोड़े बगैर उससे फोन पर बात करने की कोशिश की थी। फिर ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने असली नाम से उससे बात करूं। मैं इसे कह सकता था कि मैं बाहर से बोल रहा हूं। अपने असल नाम को इस्तेमाल करते हुए मैं जान से ज्यादा खुलकर बात कर सकता था। अपने दूसरे ख्याल को मैंने फौरन मुस्तरद कर दिया। इसमें कई खतरात मुज़मर थे। टेक्नोलॉजी के मैदान में अमरीकियों की तरक्की और मुकम्मल बालादस्ती के मुतअद्दिद सबूत मेरी निगाहों में आ चुके थे। चंद सानियों कबल अव्वल खान अंदेशा जाहिर कर चुका था कि जान से बात करने के लिए घर का फोन इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता था। इस वक्त CLI की सहूलत दस्तियाब न होने के बावजूद ये शुबा था कि अमरीकी अपने जदीद आलात की मदद से हर उस नंबर तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहां से उन्हें फोन किया जाए। एक और अहम तर नुक्ता ये था कि जहन्नुम वासिल होने से कबल ओबराइन ने मेरा सुराग लगाने के लिए साउंड या वॉइस स्कैनिंग के हिसास तरीन आलात इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। वो आलात रेडियाई लहरों में भटकने वाली करोड़ों आवाज़ों में किसी एक आवाज़ को नहायत आसानी से पकड़कर यह बता सकते थे कि बोलने वाला इस वक्त कहाँ मौजूद था। अपने इन आलात की कामयाबी के लिए ओबराइन ने मेरे बहरूप से धोखा खाकर हजारों नन्हे नन्हे चिप्स मेरे हवाले कर दिए थे जिन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बखेरना था। रेत, मिट्टी और कंकरों में मिल जाने के बाद इन चिप्स को अलग से शनाख्त करना नामुमकिन था। वो जहाँ डाले जाते वहीं पड़े रहते और अपने कुर्बो जवार की आवाज़ें फिजा में नशर करते रहते। इन सूती इशारों को वॉइस स्कैनिंग के आलात पर मॉनिटर किया जाता, जहाँ ओबराइन ने बहुत चालाकी से मेरी आवाज़ महफूज की हुई थी। जो ही उसके आलात ये निशानदही करते कि मतलूबा आवाज़ वाला आदमी शहर के किस हिस्से में मौजूद है, वो एक इशारा करता और अमेरिकी कौंसल खाने में छुपा हुआ खौफनाक कमांडो अस्कार्ड अपने तमाम तर हथियारों समेत मेरी तरफ दौड़ पड़ता। ओबराइन उर्फ ओबी का एक भयानक मंसूबा था। ये मेरे मुकद्दर की यावरी थी कि सारे चिप्स मेरे हाथ आ गए और मैंने इन हिसास मवासाती संगरेजों को तबाह कर दिया। इस वार से बच निकलने के बाद यह जरूरी हो गया था कि मैं अपने असल नाम से उनके सामने ना आऊं, वरना वो मेरी आवाज का मजीद रिकॉर्ड जमा कर लेते। राब्ते की 2 नाकाम कोशिशों ने यह साबित कर दिया था कि जान एशकोफ के फोन से टेप रिकॉर्डर मुंसलिक था। वो रिसीवर उठाकर दूसरी लाइन पर आता था और CSD लाइन मुनक़ता कर देती थी। तीसरी बार पब्लिक बूथ में CSD नहीं थी, इस वजह से राब्ता हो गया था। महज अपनी सूती शनाख्त को पोशीदा रखने के लिए मैंने उसी लम्हे अब्दुल माजिद वाले किरदार को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। मैं अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ, मैंने कदर तवक्कुफ के बाद अरबी लबलहजे से मगलूब अंग्रेजी में जवाब दिया और जान एशकोफ से बात करना चाहता हूँ। जान के लिए वो अजनबी नाम शायद बेजरर था। उसने कहा, मैं जान बोल रहा हूँ, जान एशकोफ। मैंने सुना है कि तुम किसी खास मिशन पर इस्तांबुल से कराची आए हो। मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरे से इजहार ख्याल ने उसे चौंका दिया। ये तुमसे किसने कह दिया? जो शख्स तुम्हारे नाम और मौजूदा फोन नंबर से वाकिफ हो सकता है वो और कुछ भी जान सकता है। मैंने दोस्ताना लबलहजे में बात टाल दी। इस बारे में तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि मेरी मालूमात कहाँ तक दुरुस्त है। तुम खतरनाक आदमी मालूम होते हो। लम्हे भर की खामोशी के बाद जान की मुतरद्दिद आवाज उभरी। अब तुम्हारा तफसीली तारुफ हासिल के बगैर मैं तुमसे गुफ्तगू जारी नहीं रख सकूंगा। मैं तुम्हारा हमदर्द और दोस्त हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाना चाहा। यह काफी नहीं है, उसने एतराज जड़ दिया। यह बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं अब्दुल माजिद हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो सके। मैंने जवाब दिया। तुम सऊदी हो? दूसरी तरफ से तजस्सुस अमेज लहजे में सवाल किया गया। सऊदी नहीं, मैं यमनी हूँ। मैंने बेसाख्ता कह डाला। किस नेटवर्क के लिए काम करते हो? जान ने अपनी बाकायदा जिरा का आगाज कर दिया।